नमस्कार पढ़ंतुओं, द पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कृषि के अंतर्गत आज की क्लास 11वीं क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान क्या है। यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत इच्छित फसलों की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए भूमि, जल और प्रकाश की प्रति इकाई के उचित उपयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत इच्छित फसलों की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए भूमि, जल और प्रकाश की प्रति इकाई के उचित प्रयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ठीक, इसके मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन इन शाखाओं के माध्यम से किया जाता है। कौन कौन सी शाखाएं हैं? मौसम विज्ञान, भूमि एवं जल संरक्षण, सिंचाई जल प्रबंध और खरपतवार प्रबंध। ठीक, सबसे पहले देखते हैं मौसम विज्ञान। यह एक ग्रीक शब्द है। मीटरोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जो मीटरोस से बना है। मीटरोस का अर्थ है ऊपर की वस्तुएं और लॉजी का अर्थ है अध्ययन। ठीक, WMO ये क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, अगला है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। 1875 में इसकी स्थापना हुई। यह कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक, अगला है IAMD, इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक, 1932 में दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मौसम और जलवायु क्या है? ठीक, मौसम पहले देखते हैं। मौसम वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन अवस्था है। ठीक, यह जलवायु की एक इकाई है। यह गतिशील और परिवर्तनशील अवस्था है। ठीक, जबकि जलवायु दीर्घकालीन अवस्था है। मौसम में क्या पढ़ा? वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था। मौसम अल्पकालीन है जबकि जलवायु दीर्घकालीन है। ठीक, दूसरा पॉइंट, जलवायु विभिन्न प्रकार के मौसमों से मिलकर बनती है। ठीक, जबकि मौसम में क्या पढ़ा कि यह जलवायु की एक इकाई है। मौसम जलवायु की एक इकाई है जबकि जलवायु क्या है? विभिन्न प्रकार के मौसमों से मिलकर बनती है। ठीक, तीसरा पॉइंट, जलवायु में यह एक लंबे समय के मौसम का सार है। यह एक लंबे समय के मौसम का सार है जबकि मौसम क्या है? गतिशील है, परिवर्तनशील है। ठीक है, और जलवायु क्या है? लंबे समय के मौसम का सार है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फसलों के प्रकार देख लेते हैं उगाने के आधार पर। ठीक, पहला है एरेबल क्रॉप्स। एरेबल फसलें ऐसी फसलें होती है जिनकी जुताई क्रियाएं करना आवश्यक है, जिनकी जुताई किया जाना आवश्यक है। ठीक, जैसे आलू, तंबाकू, धान, गन्ना, मक्का, है ना। धान की खेती करने के लिए खेत को जुताई करना आवश्यक है। तो इस प्रकार की फसल क्या कहलाती है? अरेबल फसलें, है ना। ऐसी फसलें जिन्हें जुताई करने की आवश्यकता हो। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल है? ऐसा पूछा जा सकता है, तो आंसर है अरेबल फसलें। ठीक, दूसरा है गली फसलें, एले क्रॉपिंग, एले क्रॉप्स। ठीक, एले क्रॉप क्या है? भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादन शक्ति को बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच में फसलें उगाना गली फसलें कहलाती है। ठीक, भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादन शक्ति को बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच में फसलें उगाना गली फसलें कहलाती है। जैसे हल्दी, अदरक, उड़द, है ना, शकरकंद इत्यादि को गली फसलें कहा जाता है। ठीक, अगला देखते हैं अवतरण या अविराम फसलें, है ना, रिले क्रॉपिंग। ये क्या है? पहली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल लगाना। ठीक, बौना रिले या अवतरण फसलें कहलाती है। ठीक है, जैसे धान के पौधे को काटने से पूर्व हम खेत में तिवरा डाल देते हैं। ठीक, तो ये किस प्रकार की फसल है? अविराम फसल या अवतरण फसल या रिले क्रॉप्स। ठीक, अगला देखते हैं पेडी रेटूनिंग। ये क्या है? पहली वाली फसल को काटने के बाद उसी तने से दूसरी फसल लेना रेटूनिंग या पेडी कहलाता है। पहली फसल को काटने के बाद उसी तने से दूसरी फसल लेना रेटूनिंग कहलाता है। जैसे गन्ना, है ना, गन्ने को काट दो, उसके बाद उसी के तने से हम दूसरी फसल ले लेते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? रेटूनिंग कहलाता है। क्लियर है?
अगला है नकदी फसलें, कैश क्रॉप, नकदी फसलें कैश क्रॉप, ठीक, व्यापार करने के उद्देश्य से नकदी फसलें बोई जाती है ना, जैसे आलू, गन्ना, कपास इत्यादि फसलों को नकदी फसलें कहा जाता है, क्योंकि इन फसलों के प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक मूल्य प्राप्त होता है। इन फसलों के प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक मूल्य प्राप्त होता है ना। उदाहरण गन्ना, आलू, कपास, ये सब क्या है, नकदी फसलें कहलाती है। ठीक, अगला देखते हैं कैच फसल, कैच क्रॉप्स। ये क्या है, जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो तब छोटी अवधि और जल्दी पकने वाली फसलें बोना ही कैच या अल्प अवधि फसल कहलाती है। ठीक, जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं है तब छोटी अवधि और जल्दी पक जाने वाली फसलें उगाना क्या कहलाता है, कैच फसल कहलाती है। जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, प्याज हो गया। क्लियर है। अगला देखते हैं कोल फसलें, कोल क्रॉप्स। ये क्या है, ठंडे मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को कोल फसल कहा जाता है, जैसे गोभी। ठीक, अगला है कवर फसलें, कवर क्रॉप्स, या इसको पलवार फसल भी कहा जाता है, पलवार फसल। ठीक, ये क्या है, ये फसलें भूमि को ढक कर रखती है, जो मृदा नमी संरक्षण करने व मृदा क्षरण से बचाने के लिए उगाई जाती है। ठीक, ये ऐसी फसलें हैं जो भूमि को ढक कर रखती है तथा मृदा के नमी को संरक्षित करती है और मृदा को क्षरण होने से, ठीक, या अपरदन होने से बचाती है। ठीक, कौन कौन सी फसलें हैं, मूंगफली, उड़द, मूंग, शकरकंद इत्यादि पलवार फसलें या कवर फसलें कहलाती है। ठीक, अगला देखते हैं फांस फसलें, ट्रैप क्रॉप्स। ये फसलें मुख्यतः फसल की बाउंड्री पर लगाई जाती है। ठीक, जो कि कीटों व बीमारियों को अंदर की फसल तक नहीं जाने देते। फसल की बाउंड्री पर लगाई जाती है जो कीटों और बीमारियों को अंदर की फसल तक नहीं जाने देते, है ना। जैसे पत्ता गोभी के साथ सरसों की फसल लगा दो, है ना, टमाटर और भिंडी के साथ हजारा की खेती कर दो, तो ये किस प्रकार की फसल है, फांस फसलें, ट्रैप क्रॉप्स। ठीक, अगला है मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। इसको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, फसलों की खेती करने के साथ साथ पशुपालन करना, मछली पालन करना, मधुमक्खी पालन करना, ठीक है, डेयरी उद्योग लगाना, ये सब क्या कहलाता है, मिश्रित फसलें या मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक, अगला है एकल फसल, एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल एक फसल उगाना एकल फसल कहलाता है ना। ऐसी फसलें जो एक निश्चित खेत में एक वर्ष में एक बार उगाई जाती है क्या कहलाता है, एकल फसल, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ फसल और उसकी उत्पत्ति स्थल, है ना। जैसे धान की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक, गन्ना की उत्पत्ति कहाँ हुई, न्यू गिनी, क्यूबा में। पूछा जा सकता है कि धान की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश में हुई है या किस क्षेत्र में हुई है, तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से मिलेगा आपको दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक, गेहूं की उत्पत्ति कहाँ हुई, दक्षिण पश्चिमी एशिया या टर्की। ठीक, गन्ना की उत्पत्ति कहाँ हुई, दक्षिण पश्चिम एशिया। मक्का और तंबाकू की उत्पत्ति मध्य अमेरिका या मैक्सिको, है ना। आलू टमाटर की उत्पत्ति हुई दक्षिणी अमेरिका में या पेरू में। मूंगफली की उत्पत्ति हुई ब्राज़ील में। मूंग, कपास और बैगन की उत्पत्ति कहाँ हुई, भारत में। ठीक, कपास की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश में हुई, 4 ऑप्शन होंगे, तो आंसर हो जाएगा भारत। ठीक, सोयाबीन, सरसों और चाय, सोयाबीन, सरसों और चाय, ठीक, कहाँ पर हुई उत्पत्ति, चाइना में। बाजरा, ज्वार, चौला, अरहर, बाजरा, ज्वार, चौला, अरहर, इसकी उत्पत्ति हुई अफ्रीका में। क्लियर है। आगे देखते हैं फसलों की महत्वपूर्ण क्रियाएं। ठीक, जैसे चना में बुआई के 55 दिन बाद क्या करते हैं, तो नीपिंग करते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि नीपिंग निम्नलिखित में से किस फल से संबंधित है। ऑप्शन है चना, धान, गन्ना, तंबाकू, तो आंसर हो जाएगा चना। ठीक, रेपिंग किस में करते हैं, तो गन्ने में करते हैं। ट्रेसिंग किस में करते हैं, गन्ने में करते हैं। ठीक, क्यूरिंग किस में करते हैं, तंबाकू में। क्रॉपिंग केला या पपीता में। ठीक, पूछा जा सकता है कि क्यूरिंग निम्नलिखित में से किस फसल की महत्वपूर्ण क्रिया है, तो तंबाकू। ट्रेसिंग किस फसल में की जाती है, तो गन्ने में। ठीक, रैपिंग किस में की जाती है, गन्ने में। क्रॉपिंग किस फसल में की जाती है, केला और पपीते में, है ना। इस तरह से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं टिकाऊ कृषि क्या है। आगे देखते हैं टिकाऊ कृषि क्या है, झूमिंग कृषि क्या है। झूमिंग तो मैंने बता दिया था। ठीक है, टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये क्या है,
इसमें उर्वरकों एवं रसायनों का प्रयोग अल्प तथा जीवांश खादों का प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक, इसमें उर्वरकों और रसायनों का प्रयोग अल्प मतलब कम करते हैं और जीवांश खादों का प्रयोग या जैव उर्वरकों का प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक, इसको पारिस्थितिक खेती भी कहा जाता है, प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है, कार्बनिक खेती बोलते हैं, परंपरागत खेती भी कहा जाता है। ठीक, झूमिंग खेती ये क्या होती है, जैसे जंगल को काट दिया, उसमें खेती कर लिया, फिर अगले साल दूसरे स्थान में गया, जंगल को काटा, फिर खेती किया, तो इसे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इसे काटना और जलाना खेती कहा जाता है। ठीक, ये ज़्यादातर कहाँ प्रचलित है, तो उत्तर पूर्वी भारत में, जैसे नागालैंड। ठीक, ये मैंने बता दिया था। अब देखते हैं सूखा। सूखा किसको बोलते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है तो ऐसे क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। ठीक, ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा 75% से कम हो उस क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं शुष्क खेती, इसको भी मैंने बताया था। ऐसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 20 इंच या उससे कम हो, ऐसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 20 इंच या उससे कम हो तो इन क्षेत्रों में कौन सी खेती करते हैं, शुष्क खेती, क्योंकि सिंचाई की सुविधा अब नहीं है। ठीक, तो इसके सिद्धांत देखते हैं। पहला है नमी का संरक्षण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम करके, तीसरा फसल प्रबंधन करके। ठीक, तो पहला देखते हैं नमी का संरक्षण। ठीक, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया अपनाते हैं, तो गहरी जुताई करते हैं। ठीक, पलवार का प्रयोग करते हैं। पलवार मैंने बताया था क्या होता है, पलवार या फिर कवर फसलें है ना। पलवार ऐसी फसलें होती है जो भूमि को ढक लेती है और मृदा नमी संरक्षण करती है, मृदा को अपरदन या क्षरण होने से बचाती है। ठीक, तो नमी संरक्षण के अंतर्गत 3 पॉइंट आप याद रखिए। पहला पॉइंट गहरी जुताई करना, दूसरा पॉइंट पलवार का उपयोग करना, तीसरा पॉइंट वर्षा के जल को संरक्षित करना या भंडारित करना। क्लियर है। दूसरा देखते हैं वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को कम करके, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को कम करके। ठीक, अब इसमें वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पौधे द्वारा 99% जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा नष्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे जड़ द्वारा मृदा के नमी को ग्रहण किया जाता है, जड़ द्वारा तना से पत्तियों तक पहुंचती है जल या नमी। ठीक, फिर पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ जाती है। तो पौधे द्वारा 99% जल वाष्प उत्सर्जन द्वारा नष्ट हो जाती है। ठीक, वाष्प उत्सर्जन द्वारा होने वाले जल की हानि को प्रति उत्सर्जन कारक मल्चिंग व वायु रोधक पट्टियों द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं वाष्पोत्सर्जन अनुपात क्या है। वाष्पोत्सर्जन अनुपात क्या है, 1 किलो शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में चाही गई कुल जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है। ठीक, 1 किलो शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में चाही गई कुल जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाती है। ठीक, प्रति उत्सर्जक पदार्थ क्या है, ये वे पदार्थ होते हैं जो पौधों में उत्सर्जन की मात्रा को कम करके पौधों में नमी का संरक्षण करने का काम करते हैं। ठीक, ये वे पदार्थ होते हैं जो पौधों में उत्सर्जन की मात्रा को कम करते हैं और पौधों में नमी को बनाए रखते हैं। क्लियर है। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रंध्र बंद करने वाले, ठीक, दूसरा परावर्तित प्रकार के, तीसरा पत्ती पर आवरण बनाना और चौथा है वृद्धि अवरोधक। ठीक, पहला देखते हैं रंध्र बंद करने वाले। ये पदार्थ पौधे की पत्तियों के रंध्रों, रंध्र मतलब छेद, ये पदार्थ पौधे की पत्तियों के रंध्रों को बंद करके जल की हानि को कम करते हैं। ठीक, ये पदार्थ पौधे की पत्तियों के रंध्र को बंद करके जल की हानि को कम करते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, एट्राजीन इत्यादि। ठीक, दूसरा है परावर्तित प्रकार के। ये ऐसे पदार्थ हैं, ये पदार्थ सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित कर देती है जिससे पत्तियों का तापमान कम हो जाता है। ठीक, जिसके कारण पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि कम होती है। ठीक है, परावर्तित प्रकार के पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित करके पत्तियों का तापमान कम करते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि कम होती है ना। जैसे केओलिन। ठीक, तीसरा है पत्ती पर आवरण बनाना। ये पदार्थ पत्तियों की सतह पर एक पतला आवरण बनाते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया
कम हो जाती है। ठीक, पत्तियों पर आवरण बनाना, इसमें याद रखेंगे कि ऐसे पदार्थ हैं जो पत्तियों की सतह पर एक पतला आवरण बना लेते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम हो जाती है। ठीक, उदाहरण भी याद रखेंगे, ऑयल एवं मोम युक्त पदार्थ, सिलिकॉन, मोबिलीफ इत्यादि। ठीक, अगला है वृद्धि अवरोधक। ये पदार्थ जड़ की अपेक्षा तने की वृद्धि कम करते हैं। ठीक, वृद्धि अवरोधक क्या करते हैं, जड़ की अपेक्षा तने की वृद्धि को कम कर देते हैं जिससे पौधों को कम जल की आवश्यकता होती है। ठीक, ये ऐसे पदार्थ हैं जो जड़ की अपेक्षा तने की वृद्धि कम करते हैं। ठीक, जिससे पौधों को कम जल की आवश्यकता होती है। क्लियर है। उदाहरण के लिए साइकोसेल, साइकोसेल याद रखेंगे, साइकोसेल। ठीक, ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, फसल प्रबंधन। ठीक, इसके अंतर्गत मिश्रित खेती उगाना, मिश्रित खेती का प्रयोग किया जाता है या फसलों की किस्मों का चुनाव किया जाता है। ठीक, अब फसल के कौन कौन सी किस्म होते हैं ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे वरुणा निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है। ठीक, पूसा बैसाखी किसकी किस्म है, जड़िया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है, तो हम देख लेते हैं। जैसे बाजरा की कौन कौन सी किस्में होती है, उपयुक्त किस्में। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, WCC75, ठीक, RHB 30, HHB 67, MH 179। ठीक, दूसरा ज्वार, ज्वार की कौन कौन सी उपयुक्त किस्में हैं, तो CSH6, ठीक, SPV 96। ठीक, अगला गेहूं की कौन कौन सी किस्में है, D134, मुक्ता K65, लोक 1, जोब 666, ठीक, राज और 3077। क्लियर है। अगला है जौ, RD31, RD2552, ठीक, चना RSG2, ठीक, दोहद येलो BJ256, C235, सरसों वरुणा RH30, पूसा बोल्ड, दुर्गामणि, अरावली, बायो 902। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इतना आप याद कर लीजिएगा। मूंग देखते हैं, पूसा बैसाखी K851, ठीक, मोट का जड़िया ज्वाला, है ना, उड़द T9, कृष्णा, बरखा। तिल की किस्में हैं RT TC25, मूंगफली की किस्में हैं AK12, ठीक, CG2। ग्वार की किस्में हैं दुर्गापुरा सफ़ेद, दुर्गापुरा जय। मक्का की किस्में हैं संकुल अगेती, ठीक, 76 और D 765। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, सिंचाई देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंचाई क्या है। सिंचाई क्या है, फसलों के वाष्पोत्सर्जन की मांग को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। ठीक, फसलों के वाष्पोत्सर्जन की मांग को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से पौधों को आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक, सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, तो नहर से सिंचाई करा लो, तालाब से करा लो, कुआं से करा लो, नलकूप से करा लो। ठीक, साधन क्या क्या हो सकते हैं, रहट, ढेकली, है ना। सिंचाई किसमें करेंगे, तो रहट में करेंगे, ढेकली में करेंगे, पवन चक्की की सहायता से कर सकते हैं, पंप सेट की सहायता से, जनरेटर की सहायता से, विद्युत और सौर ऊर्जा चालित पंप सेट की सहायता से हम सिंचाई कर सकते हैं। ठीक, रहट सिंचाई का सबसे प्राचीन साधन है, इसको याद रखिए आप, इम्पोर्टेंट है, रहट सिंचाई का सबसे प्राचीन साधन है। ठीक, अब देखते हैं इसमें से सोलर पंप। सोलर पंप एक प्रकार का नवीनतम सिंचाई का साधन है जो सौर ऊर्जा से चलती है। ठीक, सोलर पंप एक प्रकार का नवीनतम सिंचाई का साधन है जो सौर ऊर्जा से चलती है। ठीक, यह जमीन के नीचे से 100 मीटर तक पानी उठाता है। ठीक है, सोलर पंप में 3 HP तक मोटर काम में लेते हैं, 3 HP तक मोटर काम में लेते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा सिंचाई सोलर पंप से कहाँ पर की जाती है, तो राजस्थान राज्य में, बस इतना याद रखना। ठीक, आगे देखते हैं अब नहरों द्वारा सिंचाई में सबसे इम्पोर्टेंट है इंदिरा गांधी नहर। ठीक, तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों में होती है। इस कारण इस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक, राजस्थान में नहरों के सिंचाई स्रोत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो इंदिरा गांधी नहर से। ठीक,
यह नहर पंजाब के सतलज और व्यास नदियों के संगम स्थल पर हरि के बैराज से निकाली गई। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, तो याद रखेंगे हरि के बैराज बांध से। किसके संगम पर है, तो सतलज नदी और व्यास नदी, सतलज नदी और व्यास नदी के संगम पर है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। भाखड़ा नहर परियोजना। भाखड़ा बांध का निर्माण पंजाब के नांगल में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर। यह भी इंपॉर्टेंट है कि भाखड़ा नहर परियोजना किनके संगम पर बना हुआ है, तो सतलज और व्यास नदी। ठीक, यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, तो विराट वस्तु। ठीक, निम्नलिखित में से किस परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने विराट वस्तु कहा है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा भाखड़ा नहर परियोजना। भाखड़ा नहर परियोजना, ठीक है, नदी घाटी परियोजना के मामले में सबसे बड़ी है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला बांध या परियोजना कौन सा है, घनत्व, ठीक, तब आंसर है भाखड़ा नहर परियोजना। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नहर, यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह नहर सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है, सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। बस 2 पॉइंट याद रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, जलाशय हैं, जैसे गंगरेल है ना, मोडम सिल्ली, ठीक, इसके अलावा जो भी है उसको आप छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़ेंगे। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब परियोजना और सिंचित क्षेत्र देखते हैं। जैसे 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई करना क्या कहलाता है, लघु सिंचाई परियोजना। 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करना क्या है, मध्यम घाटी परियोजना। 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना क्या है, वृहत सिंचाई परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है ना, कि 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई करना निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो आंसर है लघु सिंचाई परियोजना। ठीक, आंसर इसको याद करना आसान है, लघु, मध्यम और वृहद। 2000 से कम, 2000 से 10,000, 10,000 से ज़्यादा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब सिंचाई की विधियाँ देख लेते हैं। सिंचाई की विधियों के प्रकार भी देख लेंगे। ठीक, चलिए पहला है सिंचाई की विधियाँ का पहला पॉइंट है सतह द्वारा सिंचाई करना। सतह द्वारा सिंचाई करना, इसके अंतर्गत भी पहला पॉइंट है बाढ़ या जल प्लावन विधि। बाढ़ या जल प्लावन विधि। ठीक, अब ध्यान से सुनिए और साथ साथ नोट करते जाइए। बाढ़ या जल प्लावन विधि। ठीक, यह विधि उन क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती है जहां पानी प्रचुर मात्रा में और सस्ता उपलब्ध हो जाता है। ठीक, यह विधि उन क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है जहां पानी प्रचुर मात्रा में हो और सस्ता हो। ठीक, इस विधि में मृदा सतह पर पानी के बहाव के लिए जमीन की सतह का उचित ढलान होना चाहिए। ठीक, इस विधि में मृदा सतह पर पानी के बहाव के लिए जमीन की सतह का ढलान होना चाहिए। ठीक, एवं मृदा में पानी रोकने की भी क्षमता होनी चाहिए, जैसे काली मृदा में। क्लियर है। और ये किन फसलों के लिए उपयुक्त है, तो धान और जूट के लिए उपयुक्त है। ठीक, अब इस विधि से हानि भी होती है। इस विधि में 50 से 75% जल नष्ट हो जाता है। ठीक, इस विधि में 50 से 75% जल व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। ठीक, खेत में ढलान का वितरण असमान होता है ना, खेत में ढलान का वितरण असमान होता है तो अधिक जल वेस्ट हो जाता है, खर्च हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ठीक, दूसरा देखते हैं क्यारी विधि। क्यारी विधि, यह विधि सतह सिंचाई में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। ठीक है, सतह सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, तो आंसर है क्यारी विधि। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, क्यारियों का आकार भूमि की किस्म और ढलान के अनुसार निर्भर करता है। ठीक, बलुई मृदा है तो क्यारी की लंबाई 6 से 12 मीटर होना चाहिए और चिकनी मृदा है तो 15 से 20 मीटर रखते हैं। ठीक, इस विधि में खेत में छोटी मेड़ों से बनी लगभग समतल क्यारियों में पानी दिया जाता है। ठीक, इस विधि में खेतों में छोटी मेड़ों से बनी
समतल क्यारियों में पानी दिया जाता है। क्यारी की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना से कम होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, क्यारी की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना से कम होती है। क्यारियों में सिंचाई के लिए मुख्य एवं पार्श्व नालियां होती है। ठीक है, यह विधि सिंचाई के लिए सभी मृदाओं और फसलों के लिए उपयुक्त है। क्लियर है। अब इसकी भी कमी है। कमी यह है कि खेत का एक बड़ा भाग मेड़ों के अंतर्गत आ जाता है और श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, क्यारी विधि की कमी यह है कि खेत का एक बड़ा भाग मेड़ों के अंतर्गत आ जाता है और श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। क्लियर है। तीसरा देखते हैं सीमांत पट्टी विधि। सीमांत पट्टी विधि, ठीक, यह विधि चारागाह की सिंचाई के लिए अधिक उपयुक्त है। इंपॉर्टेंट है, चारागाह की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है सिंचाई की? तो आंसर है सीमांत पट्टी विधि। ठीक, इस विधि में खेत को छोटी मेड़ों द्वारा अनेक पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक, सीमांत पट्टी विधि में खेत को छोटी मेड़ों द्वारा अनेक पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है और ये पट्टियां सामान्यतः चौड़ाई में समतल होती है और लंबाई में ढालदार होती है। ठीक, ये पट्टियां चौड़ाई में समतल होती है और लंबाई में ढालदार होती है। क्लियर है। अगला देखते हैं वलय विधि। वलय विधि मतलब रिंग मेथड। ठीक, इस विधि में तने का संपर्क सीधा जल से नहीं होता। इस विधि में तने का संपर्क सीधा जल से नहीं होता तथा जल तने से कुछ दूर गोले घेरे में एकत्रित रहता है। ध्यान से सुने और इसको लिखते जाएं। फिर से बोल रहा हूँ, तने विधि में क्या पढ़ा? इस विधि में तने का संपर्क सीधा जल से नहीं होता तथा जल तने से कुछ दूर गोले घेरे में एकत्रित रहता है, जिससे वृक्ष का तना अधिक नमी से होने वाली व्याधियों से सुरक्षित रहता है। ठीक, पुराने समय में फलदार वृक्षों की सिंचाई इसी विधि से की जाती थी। ठीक, अगला है गहरा कुंड या नाली विधि। इस विधि का आमतौर पर पंक्तिबद्ध फसलों और सब्जियों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, गहरा कुंड या नाली विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? फसलों, पंक्तिबद्ध फसलों और सब्जियों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा देखते हैं अधोसतह, सब सरफेस। ठीक, पहला हमने क्या पढ़ा? सतह सिंचाई विधियां। दूसरी विधि का नाम है अधोसतह विधि। ठीक, अब इसके अंदर भी पहला क्या है? सतह के नीचे सिंचाई करना और दूसरा है घड़ा सिंचाई विधि। ठीक, तो सतह के नीचे सिंचाई करना देख लेते हैं। यह प्रणाली सतह के नीचे सिंचाई में लिखते जाइए। यह प्रणाली लंबी अवधि वाली बहुवर्षीय उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। यह प्रणाली लंबी अवधि वाली बहुवर्षीय और उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। ठीक, जहां सतही सिंचाई की अनिवार्यता नहीं होती। ठीक, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इस विधि में खेत में छिद्र युक्त पाइप 30 सेंटीमीटर गहराई पर 1-2 मीटर दूरी पर समांतर बिछा दिए जाते हैं। ठीक है, इस विधि में खेत में छिद्र युक्त पाइप 30 सेंटीमीटर गहराई पर 1-2 मीटर दूरी पर समांतर बिछा दिया जाता है। ठीक, यह विधि केरल में नारियल के वृक्षों में काम में लेते हैं तथा गुजरात में और जम्मू कश्मीर में काली मिट्टी में सब्जी उगाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ पे? केरल में नारियल के वृक्षों में और गुजरात और जम्मू कश्मीर में काली मिट्टी में सब्जी उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा देखते हैं घड़ा सिंचाई विधि। इस विधि में घड़े को मुंह तक जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक, घड़ा सिंचाई विधि में क्या करते हैं? घड़ा को जमीन में गाड़ देते हैं उसके मुंह तक, फिर उसमें पानी को भर दिया जाता है, जिससे पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता रहता है। क्लियर है। अगला देखते हैं फव्वारा सिंचाई विधि। फव्वारा सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक, यह विधि, इस विधि में दाब के साथ वर्षा के रूप में पौधों को पानी उपलब्ध कराया जाता है, जिसे फव्वारा सिंचाई कहते हैं। ठीक, इस विधि में दाब के साथ, प्रेशर के साथ वर्षा के रूप में पौधों को पानी उपलब्ध करवाया जाता है, इसे फव्वारा सिंचाई विधि कहा जाता है। ठीक, यह विधि धान और जूट को छोड़कर सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। ठीक, यह विधि काली मृदाओं को छोड़कर सभी फसलों के लिए उपयुक्त है, सभी मृदाओं के लिए उपयुक्त है। ठीक है, फसल बोले तो कौन कौन सा फसल? धान और जूट, इसको छोड़ो बाकी फसलों के लिए उपयुक्त है। मृदा कौन कौन सा ऐसी मृदा है जिसको छोड़कर बाकी के लिए उपयुक्त है? तो काली मृदा को छोड़कर सभी मृदाओं के लिए उपयुक्त है। ठीक, ढलान वाले उबड़ खाबड़ भूमियों के लिए उपयुक्त है ना। फव्वारा सिंचाई विधि
ढलान वाली भूमियों के लिए उपयुक्त है, उबड़ खाबड़ भूमियों के लिए उपयुक्त है। ठीक, इस विधि में सतह सिंचाई की अपेक्षा 25 से 50% तक पानी की अधिक बचत होती है। फव्वारा सिंचाई विधि से सतह सिंचाई की अपेक्षा 25 से 50% तक पानी की अधिक बचत होती है। ठीक, इसमें पानी का डिस्चार्ज 1000 लीटर प्रति घंटे होता है, 1000 लीटर प्रति घंटे होता है। ठीक, अब इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, लाभ देखते हैं। तो चाय, कॉफ़ी, इलायची और बगीचों की फसलों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, इलायची और बगीचों की फसलों के लिए उपयुक्त है। मूंगफली, कपास, अन्य फसलें जो फूल नहीं गिरने के प्रति अति संवेदनशील नहीं है, उसके लिए भी उपयुक्त है। ठीक, यह फसलों को पाले या उच्च तापमान जो कि फसल उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं उससे बचाता है। इस विधि में सतह की तुलना में जल उपयोग क्षमता 60% अधिक होती है। ठीक, इस सिंचाई विधि में कृषि मशीनरी के प्रयोग में परेशानी नहीं आती। इस सिंचाई विधि में मेड़ और नालियां बनाने में भूमि बर्बाद नहीं होती। ठीक, इस प्रणाली में सिंचाई की तुलना में, सतही सिंचाई की तुलना में 40 से 60% श्रम की भी बचत होती है ना, श्रम की भी बचत हो जाती है, जल की भी बचत हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई। ठीक, ध्यान से सुनिए। ये सिंचाई पद्धति कहाँ से लाई गई है? इजराइल से लाई गई है। ठीक, यह सिंचाई पद्धति इजराइल से लाई गई है। दूसरा पॉइंट, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली सिंचाई की नवीनतम विधियों में से एक है, जिसका प्रयोग पानी की कमी और लवण की समस्या वाले क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। ठीक, इस प्रणाली में पानी पार्श्व मतलब लैटरल पाइपलाइनों पर चयनित बिंदुओं पर स्थित यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से असतत बूंदों, निरंतर बूंदों या छोटी धाराओं या है ना लघु स्प्रे के रूप में सटीक लेकिन धीमी गति से कम दबाव पर दिया जाता है। ठीक, फिर से सुने। इस प्रणाली में पानी लैटरल पाइपलाइनों पर चयनित बिंदुओं पर स्थित यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से, लगातार बूंदों के माध्यम से या रुक रुक कर बूंदों के माध्यम से, छोटी धाराओं के माध्यम से, ठीक, दिया जाता है ना। गति धीमी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम दबाव पर दिया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, इस प्रणाली में पानी की आपूर्ति निरंतर या अंतराल पर की जा सकती है। ठीक, यह विधि अधिक अंतराल वाली उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे नारियल, अंगूर, केला, नींबू वर्गीय या बागवानी फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक, बूंद बूंद सिंचाई जल की कमी वाले क्षेत्र, बूंद बूंद सिंचाई जल की कमी वाले क्षेत्र, उबड़ खाबड़ क्षेत्र या खड़ी ढलान वाली स्थलाकृति, कम मिट्टी या गहराई वाले क्षेत्र जहाँ श्रम शक्ति बहुत महंगा हो और फसल का मूल्य ज़्यादा हो के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, सर्वोत्तम है। ठीक, यह पानी के अभाव और लवणता वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जहाँ पानी का अभाव है, कम है, पानी की कमी है और लवण ज़्यादा है ना, तो उन क्षेत्रों में यह उपयुक्त है। ठीक, ड्रिप सिंचाई पद्धति में 1 से 8 लीटर प्रति डीपर प्रति घंटा डिस्चार्ज रेट होती है। ठीक, ड्रिप सिंचाई पद्धति में 1 से 8 लीटर प्रति डीपर प्रति घंटे डिस्चार्ज रेट होती है। ठीक, इस विधि में सतही सिंचाई विधि की तुलना में 50 से 70% पानी की बचत होती है। ठीक, कितनी पानी की बचत होती है? सतही सिंचाई विधि की तुलना में 50 से 70% पानी की बचत होती है। ठीक, चलिए और याद रखेंगे कि यह विधि अधिक दूरी पर उगाई जाने वाली फसल, बगीचा एवं सब्जियों जैसे टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ठीक, इत्यादि के लिए उपयुक्त है। क्लियर है? बस इतना ही याद रखेंगे आप बूंद बूंद सिंचाई में, है ना। चलिए आगे देखते हैं जल निकास। जल निकास की परिभाषा देख लेते हैं। जल निकास क्या है? खेत में भूमि की सतह अथवा अधोसतह के से अतिरिक्त जल को कृत्रिम विधियों से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है ना। खेत में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, कभी कभी बारिश यदि ज़्यादा हो रही हो तो, ठीक, तो खेत की भूमि की सतह या अधोसतह से अतिरिक्त जल को कृत्रिम विधि से निकालना। अब कैसे निकालेंगे? तो नालियाँ बना दो, ठीक है, या कुछ और तरीका अपनाओ, तो ये क्या है? जल निकास है। ज़्यादा पानी भर जाएगा खेत में तो फसल को नुकसान है, तो
कृत्रिम विधियों से उन पानी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है। ठीक, अब ज़्यादा जल से हानि भी होती है। क्या क्या हानि हो सकती है? तो मृदा वायु संचार रुक जाती है, मृदा वायु संचार अवरुद्ध हो जाती है, हानिकारक लवणों का जमा होना, हानिकारक लवण जमा हो जाती है, मृदा का तापमान कम हो जाता है, लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है। ठीक, जड़ों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। क्लियर है? अब जल निकास की विधियां देखते हैं। ठीक, दो विधियां हैं, पृष्ठीय जल निकास और अधोपृष्ठीय जल निकास। ठीक, पृष्ठीय जल निकास में क्या करते हैं? इस विधि में खर्च कम करना पड़ता है, ज़्यादा खर्च नहीं आता। इस विधि में भूमि की सतह पर खुली नालियां बना देते हैं और अतिरिक्त जल बाहर निकल जाती है। ठीक, पृष्ठीय जल निकास में भूमि की सतह पर खुली नालियां बना दो तो नाली से होकर जल बाहर निकल जाती है। ठीक, अधोपृष्ठीय जल निकास में क्या करते हैं? ये विधि खर्चीली है। इसमें भूमि की सतह के नीचे नालियां बनाते हैं। ठीक, अधोपृष्ठीय जल निकास में भूमि की सतह के नीचे नालियां बनाते हैं, छिद्र युक्त पाइप बना देते हैं, जिससे अतिरिक्त जल को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जल निकास। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।